सब कुछ तो बता दिया साहब। क्या सवालों की जलेबी घुमा रहे हो? दिमाग की नस फट जाएगी। थोड़ा शांति रखो। एक रेपिस्ट और मर्डर से मुझे शांति का पाठ पढ़ना होगा? तेरी तो मैं खाल उगलवा लूंगा। सब एंगल से मार चुके हो, बोर नहीं होते क्या? कुछ नया करो या फिर हमें चैन से जीने दो। एक मासूम लड़की की जिंदगी ली है तूने, तू शांति से जिएगा? रजनी के मर्डर और गैंगरेप में तुम्हारे साथ 2 लोग और शामिल थे। कौन थे वो? ये सारे सबूत तो वही दावा करते हैं और पुलिस को भी वहां से 3 लोगों के डीएनए बरामद हुए हैं। बबलू, उनके नाम बता दो, कौन थे वो? क्या साहब, पुलिस वाले थक गए क्या जो आपको भेज दिया एक के एक सवाल बार बार पूछने के लिए? तुम उनको बचाना क्यों चाहते हो? नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है? ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। तुम जंगल में अपने 2 और दोस्तों के साथ थे। कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाते यही गाने गुनगुना रहे थे ना तुम उनके साथ? गुजर जाते हैं। देखो, तुम अपने साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए नहीं आते। ये क्राइम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है और 3 में से एक आरोपी ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाती है। द एक्यूज्ड विल बी हैंग्ड टिल डेथ। ए लड़की, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक तो जा। क्या बात है, बहुत लकड़ियां काट रही है आजकल, कहीं कोई जंगली जानवर न काट ले तुझको। पूरे जंगल का कोना कोना जानते हैं हम, चले जाएंगे। अरे सरकारी नौकर है हम, डरो मत हमसे। अगर हमको हाथ लगाया ना तो तुम्हारा ये हाथ भी काट देंगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। हट। खटाक, फट फट फटाक, क्या बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे 10 पुश्तों के भूतों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। निकल बाहर। बस छोड़ दूंगे इसको, लेकिन इसको कहे हमार पेड़वा के पास कभी ना आए। अब इसका भूत निकल गया है, कर चाट हो, मुर्गा लेके आ जाना। भुतवा को बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो फिर से इसके सर पर भूत आ जाएगा। देखा क्या हाल हो गया इसका। अब ये होना लड़की को ही देख लो। अगर हम सरपंच होते तो इसको सरकार से क्या बोलते रहे, बोले उसको स्कॉलरशिप कहना चाह रहे थे आप? भाई स्कॉलरशिप। हाँ देखा भुलवा, तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का उद्धार कर देंगे हम। अगले पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हो का? अब जब तुम जो कह रही हो हम करके दिखाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा का एक हाथ भी नहीं है, बेचारे को कोनो काम भी नहीं देता है कोई, कैसे पढ़ाएंगे तुमको, कैसे परवरिश करेंगे तुम्हारी? अब ऐसे लोगों का मदद तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। आ गई बिटिया। आ भी गए और आपकी करस्तानी भी देख ली है। अरे तू तो हमारी अम्मा जैसे पेश आती है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कितना दर्द हो रहा है आपको। नहीं होता तो काहे करते हैं मजदूरी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अम्मा पैसा भेजती है ना टाइम पर?
यही तो दुख है कि उसका दिया खाना पड़ता है। हर बार सोचते हैं कि उससे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अम्मा को गलत मत समझिए बाबा। तुमको पता है ना कि तुम्हारी अम्मा के पास पैसा कहाँ से आता है। घर का काम करने के लिए गई थी वहां, अब उस अरुण की घर वाली बन के रहती। बुला लो फुलवा को कुछ दिनों के लिए। लगता है बहुत याद आ रही है इसकी। हमको तो याद आएगी, लेकिन आपको क्यों आ रही है? इतना बुरा किया इसके साथ। याद रख, नौकरानी है तू। मेरा बिस्तर गर्म कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि घर की मालकिन बन जाएगी। अरे फुलवा, अरे इतना मत भागो। अरे देर हो गया है हमको। अरे देर तो हमको भी हुआ है, बस इतना देर हो जाए कि पहले गणित का क्लास निकल जाए। तुमको लगता है कि तुम गणित में जीरो हो? मन लगा कर पढ़ो, 100/100 मिल जाएगा। आज फिर दाल खत्म? रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। हमारे टोले के बच्चों को दाल सब्जी देने से पहले ही खत्म हो जाता है। ए, जाके लाल बाबू सर से बात कर। बढ़िया है राजकुमारी, निकल यहाँ से। अरे अरे फुलवा, अरे वहां मत जा। तो तुमको सूखा रोटी नहीं खाना है? ये रोज रोज का हो गया है मास्टर जी। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? मारेंगे निकला पड़, भागो यहाँ से। मास्टर जी, बड़ी विद्रोही लड़की है। कल सबके सामने हमसे कहती है कि बताइए लैट्रिन का कुंडा कहाँ गया। हाँ तो गलत का पूछे। जाओ यहाँ से। सीडीपीओ मैडम बिना बताए आ गई। गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून। हमारा नाम फुलवा है, हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। बोलो फुलवा। मैडम जी, हमारे टॉयलेट का कुंडा टूटा हुआ है। मास्टर जी से कितनी बार बोला, लेकिन वो ठीक ही नहीं करवाते हैं। नमस्ते मैडम। बेटा फुलवा, अपने क्लास में जाओ। और मैडम जी, आधे बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है। प्रसाद के जैसा डाल देते हैं, कहते हैं इतना ही आया है। रोज ही नमक रोटी खा के रहना पड़ता है। यार अरुण, उस कंपनी ने पेमेंट रोक के रख ली हमारी। भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली है। तू उसमें 10 बार फोन करा कर, मैसेज भेज। अबे प्रेशर डाल उन पे, तब पैसे निकलेंगे वहां से। ले। पेमेंट तो मैं निकाल लूंगा। तो ये बता, ऐसी काम वाली कब ढूंढ के ला रहा है मेरे लिए? अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। अरे फुलवा, थोड़ा धीरे चलो। आज हमको इतनी देर मुर्गा बनाए कि पैर कमर सब दुख रहा है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई किया करो। हंस लो तुम भी। वो फुलवा को, फुलवा, हाँ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ फुलवा को? अमर फुलवा स्कूल से आ रहे थे। कहाँ ले गए उसको? फुलवा, 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 अरे क्या हुआ? हमारी बिटिया फुलवा। चाचा, हमारे गांव के बच्चे का अपहरण हुआ है, और जिसने भी किया ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। फुलवा रे! फुलवा! इधर चाचा, ये क्या है? फुलवा, 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 अरे कहाँ रह गए तुम? हाँ? पुलिस के आने के बाद आओगे का? जल्दी आओ, यहाँ पूरा तमाशा सेट है। जल्दी। ठीक है। बाप भैया, सही गेम सेट किया।
फॉरेंसिक टीम बुलाओ, बॉडी काफी जल गई है। एम्बुलेंस भी बुलाओ, जितना जल्दी हो सकता है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ। क्विक। ओके सर। इधर आओ, इधर आओ। तुम थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। कैसे हुआ सर? अब हम कहाँ बताएं साहब, इतना बड़ा जंगल है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया और तुम कह रहे हो ना कुछ सुना ना देखा? साहब चाहे जिसकी भी कसम खिलवा लो, पर हमको कुछ नहीं पता चला साहब। आप फुलवा के पिता हैं? हाँ साहब। कैसे हुआ ये सब? फुलवा स्कूल से आ रही थी, ये भूटन था उसके साथ। इसी ने बताया कि 2 आदमी फुलवा को कैसे हुआ ये सब? 2 लोग थे फुलवा को। विशाल, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, पट्टी करवा के लाओ उसकी। हिम्मत रखिए आप। क्या करेंगे, हिम्मत मत रखे साहब, पकड़ लीजिएगा ना साहब उन लोगों को। वो जो कोई भी है बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। आपको शक है किसी पर? पुलवा के स्कूल के जो टीचर है ना और हेडमास्टर, वही दोनों आएंगे साहब। टीचर और हेडमास्टर? हाँ, वो बच्चे लोग के आग का खाना नहीं देते थे। रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? तो पुलवा ने उन दोनों का शिकायत उनका बड़े अफसर से किया था, उन दोनों का नौकरी चला गया था। लड़की का बयान सही है, आप दोनों को निलंबित किया जाता है। ये टीचर और हेडमास्टर दोनों को बुलाओ, और जैसे ही बच्चा पट्टी करवा के आ जाता है अस्पताल से, उसके साथ उस जगह पर चलते हैं जहाँ से फुलवा को अपडेट किया गया था। ओके सर। यहाँ से वो फुलवा को लेके गए। सर 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 ये देखिए। बेटा कुछ और याद है? जैसे किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाके आराम करो, हम बाद में बात करें। बेशक बच्चे को घर पहुंचा दो। कहाँ रह गए थे? हाँ, यहाँ सारा कार्यक्रम खत्म होने को आ रहा है और तुम अभी आ रहे हो। अरे हम सारा कार्यक्रम फिट कर देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं? आइए हमारे साथ। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, हमारे बारे में एकदम मजबूत दिखाना कि नेता हो तो कैसा, हमारे जैसा। गफ्फार कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम है का क्या मतलब है? इस स्कूल के एक बच्ची को जिंदा जला के मारने का आरोप है इस पे। कहाँ है वो? सर ये तो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है। वहां अंडरगारमेंट्स मिला, शायद वो फुलवा का हो सकता है, और यहाँ पर सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई। मतलब पॉसिबल है कि फुलवा के साथ रेप भी हुआ। देखिए आप लोग, इस गांव में ऐसी घटना घटी है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। लड़की के बाप का बुरा हाल है, एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। और यहाँ हमारे साथ हैं स्थानीय नेताजी। मुरली जी, आप ये बताइए इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो खून खौल रहा है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुई गवा, और ये गांव का सरपंच है कि गांव में ही नहीं है। देखा आप लोगों ने मुरली जी को कितनी चिंता है इस गांव की। और बंद करो, बंद कर कैमरा। किस किस का कैमरा बंद करवाएंगे आप? क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे पहले इस हादसे की खबर आपको मुरली जी ने दी है? कैमरा बंद कर। बंद नहीं किया ना तो सब करवा देंगे सब कुछ। देखिए, आप एक पत्रकार की आवाज को बंद नहीं करा सकती। आवाज नीचे। हाँ शर्मा बोलो। सर, ये टीचर लाल बाबू और हेडमास्टर गफ्फार दोनों गायब हैं। मतलब फुलवा के पिता का शक सही हो सकता है। ढूंढ के लाओ उन दोनों को। और सर शर्मा मैं कॉल करता हूँ बाद में। सर ये देखिए। हो सकता है फुलवा को जलाने से पहले उस पर इस चाकू से वार किया गया। ये चिलम
ये सेक्स इन्हेंसमेंट की दवा। सर शक के दायरे में तो लाल बाबू और गफ्फार है, लेकिन इस जंगल में नशा करने के लिए, गांजा फूकने के लिए और गलत काम करने के लिए लोग बाहर शहर से तक आते हैं। लेकिन गफ्फार और लाल बाबू गायब क्यों हैं? पता करो हादसे के वक्त उनको यहाँ पर देखा गया था क्या? और ये जो दवा है, पता करो किस मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ये नहीं मिलेगी। सर हमें आपसे एक बात करनी है। देख, अगर इंटरव्यू की बात करना है तो। सर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा ही केस कवर किए थे हम पहले। ऐसा ही केस मतलब ऐसे ही चाकू, चिल्लम, दवाई क्राइम सीन पर मिला था। उसमें एक दोषी पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके 2 दोस्त अभी तक पकड़े नहीं गए। कविता, ये जिस केस की बात कर रहे हैं ना, उस केस के बारे में मैंने भी सुना था। उस केस को आइडेंटिफाई करके उसकी फाइल मेरे पास लेके आओ। डिटेल में SMS करता हूँ। सर मूव। बाबा, ये लो पानी। ये हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया? अरे कुछ तो कहिए आप। वो तुम्हारी बिटिया सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हारी कोख से जन्मी थी। वो सिर्फ हमारी बिटिया थी। ऐसा मत बोलिए। तुम लेके गई थी ना उसको कुछ दिनों के लिए शहर में, कैसा ख्याल रखा था उसका तुमने और तुम्हारे उस प्रेमी ने। क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ? हमको ये सब अच्छा नहीं ऐसा करेंगे तो। ये क्या कर रहे हैं साहब? छोड़िए इसको। तुम्हारे विश्वासघात के लिए हम तुमको एक बार माफ भी कर दे, लेकिन तुमने हमारी बिटिया को उस भेड़िए के सामने परोस दिया था। चल निकलो यहाँ से, जा यहाँ से, जा। तुम्हारा आना मत हमारे सामने, आना मत कभी हमारे सामने तुम्हारा। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर ये उस केस की फाइल है जिसके बारे में उस रिपोर्टर ने बताया था। सर आसपास के इलाके में कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है जिसने ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की हो, और सर किसी भी मेडिकल वाले ने ये टैबलेट नहीं बेची है। इसका मतलब ये है कि ये दवा इस इलाके के बाहर से खरीदी गई है, और क्राइम सीन से जो एविडेंस बरामद हुए थे वो सेम है, चिलम, नाइफ और सेक्स मेडिसिन की स्ट्रिप। यस सर रजनी नाम की लड़की का 3 लोगों ने रेप किया और उसे जिंदा जला के मार दिया। सर क्राइम सीन पे 3 लोगों के DNA मिले थे, जिसमें से एक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपने दोनों साथियों के बारे में बताने से मना कर दिया। तुम उनको बचाना क्यों चाहते हो? नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है? अच्छा, ये रजनी की फैमिली में सिर्फ रजनी की माँ थी। माँ ये देखिए, ये हमने बनाया है। ये रोटी तरकारी तू बनाई है? हाँ माँ। सच में? अरे हम तो कढ़ी बनाना भी सीख रहे हैं, कल बना के लेके आएंगे। ये खाना वाना बनाने का काम ना हम कर लेंगे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सर रजनी को रोज उसी जंगल से होकर जाना पड़ता। सर उनमें से एक पकड़ा गया था जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर 2 साल पहले उसे फांसी दी गई है। यानी बाकी के जो 2 आरोपी थे उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला, वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। रजनी के केस में जैसा हुआ था तकरीबन वैसा ही फुलवा के केस में भी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं दोनों का काम है? हो सकता है सर, क्योंकि इस क्राइम के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर ने छापा था। हो सकता है किसी ने इसी से प्रभावित होकर सेम टू सेम क्राइम किया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। लेकिन कौन? मुरली भैया अभी न्यूज में कुछ रखा नहीं है, गांव वालों को भी लग रहा है हम वही न्यूज बार बार दिखा रहे हैं। नहीं, कोनो फायदा नहीं। रुको, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब तुमको ऐसा मसाला मिलेगा
कि तुमरे वो क्या कहते हो सब सब्सक्राइबर्स। हाँ वो सब्सक्राइबर डबल हो ही जाएगा। मंगरू जी हिम्मत से काम लीजिए। फुलवा जितनी आपकी बेटी थी उतना ही पूरे गांव वालों की बेटी थी। हमारे लिए भी बेटी ऐसी थी। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि फुलवा को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप सबको इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा? हाँ? जब भी गांव की 4 और बेटियों को मार दिया जाएगा तब? देखिए ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है। सबको एक साथ मिलजुल के धैर्य से काम लेने का। धैर्य गया तेल लेने। जब आपकी बेटी को आपके घर से उठा लें और जिंदा जला दें तब बात कीजिएगा धैर्य की। अब ये बेचारा पत्रकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है और पुलिस इसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा देती है। देखिए गुनहगार जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर। यह हमारा आश्वासन है। चलो। आश्वासन नहीं चाहिए हमें। हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं जाने देंगे यहाँ से। जब तक फुलवा को इंसाफ नहीं मिल जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पर बैठने से, धरना प्रदर्शन करने से फुलवा को इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, हम भी बैठते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही आप। अब इस बाप को देखिए। अब इस बाप को देखिए जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जिसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया हो। इसलिए 2 घंटा के अंदर फुलवा के कातिलों को नहीं पकड़ा गया ना तो ये आप सबके सामने अपने आप को जिंदा जला लेगा। थैंक यू सर। सर मुझे मालूम था आप हमें रजनी गैंग रेप और मर्डर केस रीओपन करने की परमिशन जरूर देंगे। हम दोनों केसेस पर एक साथ काम करेंगे सर। जय हिंद सर। कविता, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने हैंडल किया था हमें उससे मिलना होगा। एक बार बात करो सर। हेलो सर, गांव में हंगामा मचा हुआ है। फुलवा के बाप ने खुद को जलाने की धमकी दी है सर। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे थे आप? दिमाग खराब हो गया आपका? फुलवा के पापा ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैं अभी जाके साहब जी को बता देती हूँ। अरे समझो, अगर ऐसी धमकी नहीं देंगे तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो बेटी के कातिल को पकड़वाने के लिए बाप अपनी जान दे दे? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा। अगर फुलवा के कातिल नहीं पकड़े गए तो हम सच में अपने आप को जला लेंगे। देखिए हम कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये झूठा आश्वासन बंद कीजिए आप। ये देख रहे हो ना, ये दुनिया भर में दिखाएगा कि पुलिस की नाकाबिलियत की वजह से कैसे एक बाप ने अपने आप को जिंदा जलाकर मार दिया। ये गांव वालों को भड़काना बंद कर तू, नहीं तो 1 मिनट में तेरी नेतागिरी निकाल दूंगा, समझा? देखिए आप जो ये कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए ऐसे। हमारी फुलवा के कातिल को अगर आपने नहीं पकड़ा तो हम सच में खुद को जला लेंगे। हेलो सर। शर्मा क्या अपडेट है? हर जगह नाकाबंदी लगा रखी है सर। गफ्फार और लाल बाबू के घर वालों से, पड़ोसियों से और स्कूल में इंक्वायरी कर रहे हैं। शायद इन दोनों की कोई लीड मिले। शर्मा जल्दी करो। फुलवा के बाप ने खुद को जलाकर आत्महत्या करने की धमकी दी है। पूरा गांव है उसके साथ। हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय है। कैसा बनाया हम खाना? खाना तो इतना बढ़िया बना है जैसे हलवाई की बिटिया। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? आई लर्निंग इंग्लिश। माय फादर नेम इज मंगरू। आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं हम। शाबाश, तू हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। अरे बाबा, आपको तो कुछ अच्छा बताने में भी मुश्किल होता है। यू स्टार्ट क्राई। माने आप रोने लगते हैं। तब नहीं रोएंगे। रुक 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 जॉर्ज, कितनों को रोकोगे आप? 10 गांव वाले और आ रहे हैं और ये सब करने से अच्छा है उन्हें पकड़िए जिन्होंने हमारी फुलवा को जिंदा जला दिया। चुप। कविता कैमरा जब्त करो इसका। नहीं जी पाएगा अपनी बिटिया के बगैर, नहीं जी पाएंगे। रुकिए रुकिए कविता संभालो उनको।
हेलो सर, दोनों को पकड़ लिया। देखिए, हमने गफ्फार और लाल बाबू को पकड़ लिया। क्या झूठ बोल रहे हैं साहब? बस बस मतलब बस। देखिए, फुलवा के कातिल पकड़े जा चुके हैं। साहब, हम गुस्से में जरूर थे, लेकिन हमने उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब, हमारी बच्ची जैसी थी, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो छेपे क्यों थे? साहब, हम लोग डर गए थे क्योंकि सबको मालूम था कि हम फुलवा से गुस्से में हैं। गांव वाले के गुस्से में आकर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए हम डर गए थे। हम डर गए थे साहब। तुम दोनों की घटिया एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। सूरज, जब तक ये दोनों सच ना बोले तोड़ते रहो इन दोनों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। फुलवा की बॉडी इतनी ज्यादा जल गई है कि उसके साथ रेप हुआ था ये भी पता नहीं चल सकता। और रजनी केस में जिस इकलौते मुजरिम को फांसी हुई थी, वो भी इस बात से मुकरा नहीं था कि गैंगरेप के बाद उन तीनों ने मिलकर पहले विक्टिम की बेरहमी से जबान काटी। तो क्या उन्हीं दोनों साइको किलर का काम है या फिर फुलवा के ही गांव से कोई है? और सर, ये गफ्फार और लाल बाबू, ये दोनों भी कुछ नहीं कबूल रहे। क्राइम सीन से जो अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी गफ्फार और लाल बाबू से मैच नहीं करते। तो सर क्या हो सकता है? इन दोनों ने ग्लव्स पहन रखे थे या फिर कोई और था? मगर कौन? किसी दूसरी बस्ती का, गांव का, शहर का, या फिर कोई ऐसा जिसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो जंगल इतना घना है कि फुलवा को कोई बचाने नहीं आ पाएगा। रजनी और फुलवा के केसेस में समानता है। शर्मा, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उससे बात हुई? जो 3 एक्यूज थे उसमें से बबलू, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए। 3rd डिग्री टॉर्चर, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था वो, उसने कभी कुछ उगला ही नहीं। यहाँ तक कि जिस इंसान से वो एक बार मिला हो उसको भी बुला के पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें इस केस में हेल्प मिल सके? देखिए, मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान है। ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। शायद बबलू हम लोगों के साथ खेल रहा था। वो जो 2 लोगों की बात करता था वो 2 लोग थे ही नहीं। लेकिन डीएनए तो मिले थे बाकी 2 लोगों के भी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तुम जंगल में अपने 2 और दोस्तों के साथ थे, कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाते। साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए फिर नहीं आते। तो जितनी जल्दी सच बताएगा ना, उतनी जल्दी तेरे साथ इंक्वायरी बंद होगी, समझ ले। साहब, हमें कोई फंसा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चल गया हमें, तेरी सिर्फ एक ही मंशा थी, सरपंच बनने की। और क्या जानते हो उसके बारे में? वो सरपंच बनना चाहता है और उसकी नज़रें भी गंदी हैं साहब। फुलवा को भी वैसी नज़र से देखता था। देख मुर्रे, एक बार तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए ना, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करने का अंजाम क्या होता है। अगर मुरली के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे तो फिर कौन? रजनी के केस से भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें। बबलू, जो पकड़ा गया था, जिसने अपना जुर्म कबूला था, जिसको फांसी हुई थी, उसकी वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। हालांकि कोई लीड नहीं मिली थी। उसकी वाइफ का है आजकल, पता करो। सर, एक आदमी ऐसा है जिसको अभी तक हमने शक के दायरे से दूर रखा है। कौन? भोला यादव, फॉरेस्ट गार्ड। उसकी ड्यूटी है सर जंगल में आते आते लोगों की खबर रखना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने फुलवा की चीख ही नहीं सुनी? अरे मुझे तेरा वो पीपल के पेड़ वाला भूत कहीं तुझे तो नहीं पकड़ा ना है? मुझे तो नहीं पकड़ा लेकिन उस भूत की वजह से ये दारू और ये मुर्गा हम दोनों को नसीब हो रहा है। पर कब तक जिंदा रहेगा तेरा ये भूत? अरे जब तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो हम दूसरा भूत बना लेंगे।
अरे धीरे बोल वरना पिछली बार जैसा कोई सुन लिया ना तो फिर से कांड हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उस जंजाल से बाहर निकले हैं, अब कोई परेशानी नहीं चाहिए भाई, शांति चाहिए। हैं क्या? अरे मेरी बात, अरे साहब, ये पुष्पा यहीं रहती है ना? हाँ साहब, 2 साल हो गए उसको यहाँ से गए। आप ये पुष्पा और बबलू इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं? जी साहब। कुछ बता सकती हैं? जब बबलू नशा करने लगा तब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। उसके बाद उसे पता चला कि बबलू अरेस्ट हो गया, तब जाकर उसकी हालत सुधरी। हालत ठीक हो गई मतलब? मतलब उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद नया घर ले लिया, लेकिन अब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा, आपको ये पता है कि अभी कहाँ रहती है वो? शायद इंदिरा नगर में। तुम फॉरेस्ट गार्ड हो, ड्यूटी पर भी थे, पर तुमने ना कुछ देखा ना सुना। पता है क्यों? क्योंकि तुमने फुलवा का रेप करके उसकी जबान काट के उसको जिंदा जला डाला। कैसी बात कर रहे हैं साहब? फुलवा हमारी बेटी जैसी थी साहब। साहब हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, गंगा माई की कसम, ये सबसे हमें क्या मतलब है? कविता, इन दोनों की एक्टिंग बंद करवाओ। जी कहिए। आपका नाम पुष्पा है ना? जी। और आपके पति का बबलू? था, लेकिन बबलू ना इस दुनिया में है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। पर हमें उसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पुष्पा? अरे कुछ नहीं, वो बबलू के बारे में पूछताछ करने आए हैं बस। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, आप लोग तो बिना सवाल के ही जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पहले से पता था कि यहाँ पे पुलिस आएगी और हमसे ये सवाल करेगी। नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि बबलू मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती थी तो उसका फल तो मुझे भुगतते रहना होगा ना। खैर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? बबलू ने जो जुर्म किया था उसमें उसके साथ कौन कौन था? पुलिस ये सवाल मुझसे पूछती रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है, ना ही उसके केस के बारे में और ना ही मुझे उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता है। साहब बस मुझे इतना ही मालूम है कि बबलू हमेशा गांजा फूकता रहता था, फिर एक दिन उसने किसी बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया। बस उसी दिन मुझे उससे घिन आ गई। इसलिए उसके जेल जाने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पंकज मिल गए, और वैसे भी मैं क्या करती, पूरी जिंदगी उस कमीने की परछाई में गुजार देती। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बबलू के जेल जाने से पहले से जानते थे? जी वो कितने साल पहले से? जी हम एक ही गांव से हैं। अच्छा, मतलब बबलू की और इनकी शादी होने के पहले से ही? जी। तुम करते क्या? जी हम कुक हैं। एक मामूली से कुक से शादी करने के बाद पुष्पा के पास इतना पैसा आ गया कि उसने खुद का घर भी खरीद दिया। कहीं पुष्पा को कोई राज छिपाने के पैसे तो नहीं मिले किसी से? हो सकता है सर, इसलिए मैंने पुष्पा की पिछले 10 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए उसके बैंक से कांटेक्ट किया है। वो अभी थोड़ी देर में उसका स्टेटमेंट मुझे ईमेल कर देंगे। सर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सर, ये पुष्पा की बैंक डिटेल्स। कोबाल की सजा के दौरान पुष्पा के अकाउंट में कई बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर किए गए थे और ये सारे पैसे पंकज के अकाउंट से आए थे। ये पंकज के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? वो तो एक मामूली सा कुक है, किसी 5 स्टार होटल में शेफ तो है नहीं। रजनी के केस में पंकज से पूछताछ हुई थी? नहीं सर, ना तो इंक्वायरी हुई, ना उसका डीएनए लिया गया और ना ही फिंगरप्रिंट्स। रडार में था ही नहीं वो। आई थिंक हमें देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पंकज का डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स लो, उसके बाद हम पुष्पा और पंकज से बात करते हैं। ओके सर। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है साहब? हाँ सर, हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं उसका हिसाब किताब दे सकते हैं हम आपको। सुपर, तो फिर इस बात का भी हिसाब किताब दे दो। रजनी के गैंग रेप और मर्डर में जिन 3 लोगों के डीएनए मिले उसमें से तुम्हारा भी मैच हुआ है। क्या पंकज तुमने? नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। एक्टिंग बंद करो दोनों। अब सीधे सीधे बोल, बबलू और तेरे अलावा तीसरा कौन था? ये क्या बदतमीजी है? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ ऑफिसर नहीं, क्रिमिनल। एक मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप, बेरहमी से मर्डर, उसका जिंदा जला दिया। उस बहुत लोगों को 3rd डिग्री दी होगी ना तूने। अब मैं तुझे दिखाता हूं असली 3rd डिग्री क्या होती है।
मैं उन दिनों अकेले रहा करता था और पंकज मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए आया करता था। रोज खाना खाने से पहले हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे। एक दिन पंकज अपने दोस्त बबलू को अपने साथ घर ले आया और इन्होंने रजनी का जिक्र किया तो मेरी भी इच्छा हुई रजनी को देखने की। ऊपर से प्रेशर आने लग गया कातिल को पकड़ने का। मैंने बबलू पर दबाव बनाया, उसे नार्को टेस्ट में कैसे झूठ बोलना है ये भी सिखाया और ऊपर से उसे प्रॉमिस किया कि हर महीने उसकी वाइफ को मैं पैसे भेजता रहूंगा। और जब बबलू को फांसी हो गई और सालों तक तुम लोग नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद फुलवा पर नजर डाली और उसके नहीं सर, फुलवा के साथ मैंने कुछ नहीं किया। हम भी कब से यही बोल रहे हैं, हमने फुलवा के साथ कुछ नहीं किया सर। अरे क्या हुआ? बुझाया दिया। ठीक है तुम। अरे पकड़ा जाते हो, हटाओ। क्या हुआ बहन? पता नहीं भाई से क्या हो गया। इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है जब से फुलवा गई है। फुलवा के केस में जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो श्याम और पंकज के भी नहीं है। सर हेलो, ठीक है सर। भूतन को आजकल दिमागी दौरे बहुत पड़ रहे हैं। कांवन को ऐसा लग रहा है कि फुलवा के साथ जो हुआ वो उसको हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट कर रहा है? पता करो तेरा माजरा क्या है। अरे काय तंग कर रहे, हमें नहीं मालूम है। हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो तूने ली है। अरे कौन सी दवाई? हमने कोई दवाई नहीं ली है। अच्छा, तो फिर उस दवाई की स्ट्रिप पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले हमें? अरे वो जब पुलवा को ले जा रहे थे तब हो सकता है कि हमारा हाथ उस दवाई पे लग गया होगा। वो दवाई हमें वहां से नहीं मिली है जहां से फुलवा को अगवा किया गया। सर ये तो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है। क्या छिपा रहा है हमसे? हाँ, हमने भी पुलवा के साथ। और कौन था तेरे साथ? और कौन कौन था तेरे साथ? सर हमने ही भूटन के साथ मिलकर। क्यों? हमको पता लगा कि पुलवा शहर से इसलिए वापस आई है कि अरुण उसके साथ। हमारे मन में भी पुलवा के लिए वैसे ही सोच आने लगी। क्या कर रहे हो तुम? बहुत प्यार करने लगे तुमसे। एक लप्पड़ में ना प्यार का सारा भूत ही उतार देंगे। चप्पल उठा के मारेंगे अगर ऐसी बकवास किए तो। तब तो हमने उससे माफी मांग के उसको चांद कर दिया, लेकिन हमको उसके साथ वो करना था। इसलिए हमने अरुण और सचिन को बताया कि हम पुलवा को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि हमारी कहानी सबको सच लगे। लेकिन सर हमने रजनी मर्डर केस के बारे में सुना था कि तुम ये घिनौना क्राइम करके बच जाओगे। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। कितनी बार बोला है बाबा, समय से खाना खा लिया कीजिए। तुम्हारी ही राह देख रहे थे। जब तक तुम्हारी डांट नहीं सुन लेते खाना गले से उतरता ही नहीं। चलो अब खिलाओ जल्दी से। फुलवा के परिवार की गरीबी लाचारी ने उन्हें पहले ही अपना शिकार बना लिया था। गरीब और लाचार लोग हमेशा ऐसे लोगों के शिकंजे में होते हैं जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल पावर है। पुलिस का काम है गुनहगारों को पकड़ के उन्हें सजा दिलवाना। लेकिन याद रखिए, इलाज से बेहतर है सतर्कता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मंजू, ये कितना गीला पोछा लगा रही है? लादी कब सूखेगी? 50 बार समझा चुकी हूँ। लेकिन तेरे दिमाग में ना कुछ घुसता ही नहीं है।
यूजलेस। क्या देख रही है? हर जगह पे नजर रहती है ना तेरी। जा काम कर। किशोर, ताई का फोन है। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ आई। पैसे मिल गए थे ना? एकदम सही समय पर। किशोर का सिलेंडर बस खत्म ही होने वाला था। क्या? तो किशोर ठीक है ना अभी? हाँ, तू अगर पैसे नहीं भेजती ना तो पता नहीं क्या होता। ओह आई। बेटा ये ले, किशोर से बात कर। ताई, अब मुझसे मिले कब आओगे? जल्दी आ जाऊंगी। तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे हवाई जहाज में ले चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुझे लेट हो रहा है। टाइम मिला तुझे वापस आने का? सॉरी भाभी, वो थोड़ा लेट हो गया। सॉरी भाभी, इतना लेट आई है, अभी खाई खाई में काम करेगी। नहीं नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से काम करूंगी। खाई खाई के चक्कर में ना कहीं गंदगी नहीं रह जाए। और हाँ, वो मीता के घर जाके आई या जाना बाकी है? नहीं भाभी, बाकी है। अभी तो मैं शिल्पा भाभी के घर से आ रही हूँ। सुन, तुझे ना पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो शिल्पा के घर में काम करने बोला था। वो तेरा पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है। लेकिन तुझे मेरे घर के काम की और मीता के घर के काम की बिल्कुल चिंता नहीं है। बेटा की घाई घाई में काम करती है। नीतू, मैं जा रहा हूँ। आई, मैं जा रही हूँ। मंजू, चॉकलेट तेरे लिए, बाद में खा लेना, ठीक है? लेना, और आई को बोलना मत। अरे मंजू, तू आ गई? अच्छा। जी भाभी। और नाश्ता किया मंजू तूने? नहीं भाभी। भूखे पेट काम करेगी तो ताकत कहाँ से आएगी तुझे? चलो, मैंने पोहे बनाए, जल्दी जल्दी पोहे खा लो। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, वैसे भी आज बहुत काम है। अरे खा लो। नहीं नहीं भाभी, मैं कह रही हूँ ना। चलो रख दो वो काम वहाँ पे। अरे नहीं भाभी, तू बैठ जा। अभी झाड़ू फिर भाभी के नहीं, बाद में करते हैं ना काम। तू बैठ जा, बैठ जा। चल पोहे खा ले, ठीक है? मैं आती हूँ। मम्मा, मेरी प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही है, आपने देखी क्या? दीदी एक मिनट, मैं ढूंढ देती हूँ। You eat, sweetheart. I'll find it. ये रही तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। मैंने कल ही मंदिर में रखी थी, तुम्हें अच्छे मार्क्स आए ना, इसीलिए। मम्मा, आपका ही अंधविश्वास भी ना। आर्या, Yes. बेटा रेडी? Yes, yes. Come on, I will drop you to your college. Okay. बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय बाय मंजू। तू चिकन क्यों ले रही है? वो मैं जब बना रही थी तो आपने इसे साइड में रखा था, तो मुझे लगा मिले होगा। तू कोई महारानी है क्या?
कि तेरे लिए मैं अलग से निकाल के रखूंगी या हमारे कुत्ते के लिए? तेरा खाना इधर है, ये ले, गरम कर ले इसे। ये छोले तो मैंने पिछले हफ्ते बनाए थे ना, तो क्या हुआ? खाना फेंक दूं? खा ले चुपचाप। एक हफ्ते का पुराना खाना और तुमने खा लिया मंजू? तो क्या करती, भूख लगी थी तो खा लिया। ये लोग ना बाइयों के साथ ऐसे ही बर्ताव करते। नीता भाभी, देविका, आर्या, नवीन सर, ये सब बच्चे, लेकिन बाकी सब तो हैवान है, हैवान। मंजू, क्या करे उधर? घर आके कुछ काम ही कर ले। क्या चक्कर क्या चल रहा है वो वॉचमैन देवेंद्र के साथ? सुन, अगर फिर से हो गई ना तो घर से बाहर फेंक दूंगी तुझे। नहीं भाभी, आप जैसा सोचो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुंह बंद कर, जल्दी जाके सब्जियां लेके आ। देखो दत्तू, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, ठीक है? अभी झाड़ियों में लेके जाऊंगा और अपनी मनमानी करूंगा, समझी क्या? तो ठीक तो ना मंजू? मंजू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल घर चल, चल चल चल। मंजू, मंजू ऐसे मत रो, हिम्मत से काम लो। अच्छा हुआ बाई चांस नवीन वहाँ पे पहुँच गए थे, वरना पता नहीं वो गुंडा उसके साथ क्या करता। इतनी सारी मेड्स है जो काम करने बाहर जाती है, उन्हें तो कोई नहीं छेड़ता। सारे आशिक इसके ही पीछे लगे पड़े। तूने उकसाया होगा ना उसे? यार बस करो ना। बस सारी गलती मेरी ही दिखती है तुम्हें। मंजू एक काम कर, तू उठ, अंदर जाके आराम कर। हाँ आराम कर जाके, सारे काम मैं करने बैठी हूँ इधर। बेटा मेरी मजबूरी थी, नहीं तो तुझे काम पर कभी नहीं जाने देती। खुद मेहनत करके दोनों को पाल लेती, लेकिन किशोर को मेरी जरूरत है। और तेरे बाबा के बारे में तो जानती है ना, सारा पैसा दारू में उड़ा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तूने अभी बेडरूम साफ किया ना? हाँ दीदी, मैंने अच्छे से साफ किया है। हाँ, और कबर्ड भी। तेरी नजर थी ना पैसों पे, पूरे 5,000 रुपए गायब हुए। कहाँ पे गए पैसे? नहीं दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। पैसे कहाँ पे बता मुझे? मुझे नहीं पता। दीदी आराम से, आराम से। पहले आप शांत हो जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंजू ने ऐसा कुछ किया होगा। नहीं सत्यम, मुझे पूरा यकीन है कि ये इसी का किया धरा है। नहीं दीदी, मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारी पर्स कहाँ पे? एक मिनट भैया, मैंने सच में नहीं लिए पैसे। अभी पता चल दीदी, मैंने नहीं लिए। मैंने ये क्या है? सत्यम, पुलिस को फोन लगाओ। दीदी, पुलिस नहीं, माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पैसों की जरूरत, मैं चोर रही हूँ। ये सब नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? दीदी मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी पहली बार गलती की है इसने, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे इस बार वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आइंदा से ऐसे कुछ किया ना तो सीधा जेल भेज दूंगी। मंजू क्या कर रही है? चलते। अरे लेकिन कहाँ? अरे यार, मम्मा पापा देविका के पेरेंट्स के साथ बाहर गए, हम भी कहीं चल के पार्टी करते हैं ना। लेकिन दीदी, हम जा कहाँ रहे हैं बताइए। अरे तुम बैठो, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। सिट। हाय, कम। कैसी है? आई एम गुड। अरे इसी भी लिए? हाँ यार, चलो फिर मजा आने वाला है। चले मंजू, चलो।
एक सेकंड गाड़ी साइड में लगा। चरक लेना। दीदी ये क्या? मंजू सुनो, तुम यहाँ पे वेट करो, हम लोग बाहर देख कर आते हैं। ठीक है? लेकिन हम लोग आ रहे हैं। अरे तू अब तक मीता के घर काम करने गई नहीं? मैं अब वहाँ काम नहीं करती भाभी, मैंने आप पास ही में दूसरा छुट्टा काम ले लिया है। ऐसा क्यों? वहाँ काम बहुत होता है ना भाभी, इसलिए। उस वॉचमैन का ना, बोलती क्यों नहीं? चिल्ला क्यों रही है? तो मंजू रो क्यों रही है? अपने कर्मों का भुगत रही है, पेट से महारानी। क्या? मंजू बता, बच्चे के बाप कौन है? बता। ना बताना ना बताए, वैसे भी हम कौन सा इस पाप को अपने घर पालेंगे। सर, पास के झोपड़पट्टी वाले को नाले में एक थैलियाँ मिली है, इस थैली के अंदर बॉडी के टुकड़े मिले। चेहरे की फोटो खींच के सारे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। मंजू काले नाम है, उम्र 17 साल। सर, कुछ दिन पहले हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में उसने एक कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर, मंजू घर में काम करने वाली बाई थी सर। उसने शिल्पा माथुर और उसके भाई सत्यम राठी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि वो उनको सैलरी नहीं दे रहे। और उनका क्या कहना है? सर, शिल्पा का ये कहना है कि मंजू ने उनके घर पे चोरी की थी। मंजू को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा भी था, इसलिए उसको बाद में नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, ओके सर। सिर की शिल्पा और उसके भाई को बुला लो। सर चोर थी वो। पहली बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, 5,000 रुपए निकले थे उसके पर्स से, लेकिन तब मैंने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मैंने उसे 3,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि उसे नौकरी से निकालना होगा। उस पर तरस खा के मैंने काम पे रखा था। 1 नंबर की कामचोर थी वो, काम पे कम और घर के बाकी सामानों पे ज्यादा नजर थी उसकी। और तो और सर थोड़ी मूडी भी थी। इन लोगों को बस मुफ्त का पैसा चाहिए होता है। वैसे तो मंजू मेनली नवीन और बलराज के घर पे काम करती थी, पर उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे पार्ट टाइम जॉब पे रख दिया था। पर मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पे ही चोरी करेगी। गणेश भाई सर, मंजू जहाँ जहाँ काम करती थी ना, वहाँ के एड्रेस जरा लिखवा दीजिए। हाँ, ये भाई बहन की डिटेल्ड बैक स्टोरी निकालो। सर, मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मंजू की मौत 15 नवंबर की रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हुई थी। और सर, मौत का कारण है पेट में मल्टीपल स्टैबिंग, कुल्हाड़ी या किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और सर, मर्डर के समय वो 6 वीक प्रेग्नेंट थी। मंजू के माँ बाप को बुला के उसकी पहचान करवाओ, और ये जहाँ जहाँ वो काम करती थी उसे जाके मिलते हैं। ठीक है सर। हमें नहीं पता पिछले 1 महीने में उसके साथ क्या चल रहा था। हाँ सर, हमारे यहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया था। और वो नीतू, उसके पास तो वो काम करती थी। नीतू हमारे यहीं पे बगल में रहती है सर। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो। तो उसने आपके घर से काम क्यों छोड़ दिया? पता नहीं सर, हम तो उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। इनफैक्ट मैंने उससे कारण भी पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। आपको पता था मंजू प्रेग्नेंट थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो तब पता चला जब नीतू ने उसको काम से निकाला। प्रेग्नेंट थी वो, और बता भी नहीं रही थी कि बच्चा किसका है। हमारे घर में जवान बेटी है, उस पे क्या असर पड़ता?
इसलिए मुझे उसे काम से निकालना पड़ा। मंजू ने आपको बताया था वो कहाँ जा रही है? अपने गांव अंबेगांव जाने वाली थी वो, अब 1 हफ्ते पहले, है ना? हाँ। आपको पता मंजू का रिलेशन किसके साथ था? मेरा मतलब है उसके बच्चे का बाप कौन होगा? मुझे पक्का यकीन है वो हमारा वॉचमैन ही है। देवेंद्र नाम था उसका। घंटों बातें करते रहते थे वो। एक दिन तो मैंने देखा था मंजू के गले में हाथ डाल के खड़ा था वो। मंजू अंदर आ जा, क्या करे उधर? हमारा शक तो तब गहरा हुआ जब मंजू के जाने के अगले दिन ही देवेंद्र ने भी काम पे आना बंद कर दिया। उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताया कि उसे कहीं और जॉब मिल गई है। मंजू की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ था? नहीं सर, उसकी तो किसी से भी कोई बातचीत नहीं थी, वो तो अपने आप में ही रहती थी। ये वॉचमैन का क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र यादव। उसका नंबर दे दीजिए। सर, देवेंद्र यादव ने बताया कि वो सातारा में जॉब करता है। उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। और सर, ये शिल्पा के भाई सत्यम को जुए की लत है। इसने बहुत सारे लोगों से पैसे भी उधार ले रखे हैं। इतना ही नहीं, इसने बहुत सारे लोगों से मारपीट भी की है। मतलब हो सकता है कि पैसों का जोल सत्यम ने किया और इल्जाम मंजू पे डाल दिया। लेके आओ इस सत्यम को। हाँ सर, मैं दीदी के कबड़ से छोटी छोटी अमाउंट लिया करता था सर, ताकि दीदी कभी नोटिस ना कर पाए। एक दिन मंजू ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया सर। वो मटके वाले लोग मेरे पीछे पड़े थे सर, कि मुझे उनके पैसे देने थे। इसलिए सर एक दिन मैंने सीधे 5,000 रुपये निकाल लिए और फिर दीदी को शक हो गया ना, इसलिए मैंने वो पैसे फिर से मंजू की पर्स में रख दिए और फिर दीदी को मंजू की पर्स से वो पैसे मिल गए सर। फिर भी मैंने दीदी से कहा था सर मंजू को एक और मौका देने के लिए। बोला बनता है। इसका डीएनए सैंपल लो और शहर से बाहर जाना नहीं, अच्छे बच्चे की तरह घर में रहना। चल इसका सीडीआर और लोकेशन निकल लो। देखो 15 नवंबर की रात को था। सर, मंजू के घर वाले आए, उन्होंने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। मंजू हमारी पहली और आखिरी उम्मीद थी साहब, तो वो भी चली गई। हमारी बच्ची कभी घर पहुंची ही नहीं। आपको पता है आपकी बेटी 6 वीक से प्रेग्नेंट थी? या उस बच्चे का बाप कौन था? क्योंकि नवीन और बलराज की फैमिलीज का कहना है कि मंजू को भी नहीं पता था कि उस बच्चे का बाप कौन था। झूठे है सबके सब। मंजू को मालूम था, तभी तो उसे सुनसान जगह ले जाकर तमंचा दिखाकर उसका बलात्कार करवाया गया। मेरी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आपको यकीन है कि ऐसा ही हुआ था? कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप खुद भी सोचिए ना साहब, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के बारे में जानबूझकर ऐसी बात करेगा? साहब, हम दोनों वहां बात करने भी गए थे उनसे, जब मंजू ने हमें बताया। बहुत हो गया, झूठा इल्जाम मत लगाना हमारे ऊपर। और हमारी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? हम लोग का साथ देने के बजाय तुम लोग हमें झूठा बोलते हो। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? रेप ऑन गन पॉइंट? मंजू झूठ मत बोल, टेल देम ट्रूथ। कर सकते ये दोनों ने मेरे साथ गलत किया। अरे किया होगा तभी तो बोल रही है ना। उन दोनों लड़कियों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और उनके घर वालों ने मामले को रफा दफा करने के लिए मंजू को हर महीने 25,000 देने का वादा किया। आई बाबा, मुझे घर ले चलो ना, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। हम जाके पुलिस कंप्लेन कर देते हैं ना। तूने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? 25,000 रुपए महीना। किशोर को ठीक करना है या नहीं? बेटा, बाबा एकदम ठीक कह रहे। मैं तुझे घर ले जाती, लेकिन अगर किशोर को ठीक करना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी। मान जा। वो आखिरी बार था जब मैंने अपनी बच्ची को गले से लगाया और दत्तू तो उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। ये दत्तू कौन है? एक आवारा लड़का है साहब, उसी एरिया का, जो जब भी घर से बाहर निकलती थी उसे छेड़ता था। एक बार तो नवीन साहब ने भी बचाया। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? मंजू करना चाहती थी साहब, लेकिन बदनामी के डर से मैंने उसे रोक दिया कि कहीं काम न चला जाए। जब पता नहीं मंजू चली गई, अब
हमारा क्या होगा? मेरे को तो डर है साहब कि मेरा किशोर भी मेरे को छोड़ के चला जाएगा। बिलीव मी सर, मंजू बहुत हार्ड वर्किंग थी। उसके लिए बुरा लगता था, इसलिए मैं और देविका उसे घुमाने लेके गए थे ताकि उसे अच्छा लगे। फैक्ट सर, वो तो हमारे साथ एंजॉय भी बहुत कर रही थी सर। उसके बाद देखा कि हम लोग रास्ता भटक गए, फिर हम किसी से रास्ता पूछने के लिए भी उतरे। सामने एक छोटा सा स्टॉल था, फिर खाने पीने के लिए हम लोग सामान लेकर आए। देखा मंजू बहुत रो रही है और उसने कहा कि उसके साथ किसी लड़की ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और पता नहीं सर वो हमें ब्लेम करने लगी और ये बोल के कि हमने गन पॉइंट पे रख के उसका रेप करवाया, जबकि सर उस वक्त हम वहाँ थे भी नहीं। एक्जैक्टली सर, और पूरे रास्ते हम उससे पूछते रहे कि कौन था, किसने किया, पर सर वो हमें ब्लेम किए जा रही थी। और तो और सर, घर जाने के बाद तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। हमारे पेरेंट्स हमसे ही झगड़ने लगे और हम पे ब्लेम करने लगे। सर उस दिन बहुत गर्मा गर्म, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मंजू की सैलरी डबल कर दें ताकि हमारे परिवार और हमारी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर तब जाके उसके पेरेंट्स माने। सर उनका तो पूरा प्लान था हमसे पैसे ऐंठने का। वो उनका बेटा पता नहीं बीमार है भी या नहीं, पूरा खानदान झूठा है सर। सर आपको क्या लगता है, क्या सच है? देखो, इस वक्त कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये बता पाना मुश्किल है। इस सारे परिवारों की छोटी से छोटी डिटेल निकल। ये ठाकुर और विर्क फैमिली के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ मैडम, ये हर फंक्शन में तो ये लोग सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन नीतू और मीता बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जैसे उनके पति की आपस में दोनों की दोस्ती है। और हाँ, वो दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं मैडम। मीता थोड़ा सा खराब बोलती है लेकिन सबसे सही रहती है, लेकिन वो जो नीतू है ना, वो ना थोड़ी नकचड़ी है मैडम। पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है अपने आप को। नवीन तो एकदम अच्छा आदमी है सर, क्या कम बोलता है लेकिन एकदम फ्रैंक और ओपन माइंडेड है सर। और वो बलराज, वो तो एकदम का लिच्चर है सर। एक बार तो मैंने उसे अपने बेटे को तारते हुए भी देखा था, तब से मैंने अपने बेटे को मना कर रखा है उसके अपने से बात न करें। मैम, मैं बस हाय हेलो करती हूँ आर्या और देविका से, उससे ज़्यादा मेरी कोई दोस्ती नहीं है। लेकिन वो दोनों हमेशा साथ रहती है और मैंने सुना है कि वो दोनों साथ में पार्टी करती है और ड्रग्स भी लेती है। आ गए आप लोग। किशोर को मैंने खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, जरा सा ही खाया उसने। आप खिला देना। ठीक है। आई बाबा, अब ताई वापस कभी नहीं आएगी ना? आई तुम रो क्यों रहे हो? ताई नहीं आएगी? ताई तेरी याद आ रही है। आई मिस यू ताई। हो सकता है ये दोनों फैमिलीज झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है कि मंजू का रेप किसने किया, या फिर ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं और इनका परिवार इनकी मासूमियत पे भरोसा कर रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि सावित्री और गंगू झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने ब्लैकमेल करके अच्छा पैसा बनाने की सोची, या फिर मंजू उतनी सीधी थी ही नहीं, इसलिए ये दत्तू टाइप के लड़के उसके पीछे पड़े रहते। बहुत कंफ्यूजिंग है सर। दत्तू मिला क्या? सर अभी तक नहीं। वो और उसकी बहन योगिता दोनों अंडरग्राउंड है। सर पता चला है कि योगिता से पहले वो विर्क और ठाकुर फैमिली में काम करती थी, लेकिन सर बीमारी के कारण वो काफ़ी छुट्टियां ले रही थी, इसलिए उन्होंने योगिता को हटा के मंजू को परमानेंट काम पे रख लिया था। मतलब योगिता के पास भी मंजू से बदला लेने का मोटिव था। ये भाई बहन को जल्द से जल्द ढूंढो। सर, वॉचमैन यादव आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं था साहब, आप भी उन लोगों की तरह गलत समझ रहे हो सर। वो मेरी बहन जैसी थी। बहन, मुंह बोली बहन, ये सब बहाने बहुत फालतू लगते हैं। बात समझ में आ रही है? सर कसम खा के कहता हूँ साहब, उसको मैं बहन मानता था। उसके जाते ही तूने जॉब क्यों छोड़ी? सातारा में अच्छी जॉब मिल गई थी और पेमेंट भी अच्छी थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। और साहब ये तो इत्तेफाक था कि मंजू ने और मैंने साथ में जॉब छोड़ी। साहब जाते वक्त मंजू ने मुझे बाय भी नहीं किया। मंजू का मर्डर हो गया है और तुझे बाय की पड़ी है? हाँ? नीतू विर्क ने बताया कि मंजू की प्रेगनेंसी का जिम्मेदार तू है। क्या अब ये मत बोलना कि तुझे पता नहीं था मंजू प्रेग्नेंट थी। नहीं साहब, मुझे पता था,
नीतू मैम ने मुझसे बात की थी जब उनको पता चला कि मंजू प्रेग्नेंट थी। सच बता यादव, तूने ही मंजू को प्रेग्नेंट किया है ना? नहीं मैम साहब, वो मेरी बहन जैसी है, पर मुझे पता है वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट है। किसकी वजह से? नवीन साहब। मैडम 1 महीने पहले नवीन साहब ने उसके साथ रेप किया था और इसी वजह से मंजू ने उनके घर का काम छोड़ दिया था। ये बात मुझे खुद मंजू ने बताई थी। भाई यादव, मानना पड़ेगा, कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाता है, लेकिन पुलिस के आगे कहानी सुनाने पे तालियां नहीं तमाचे मिलते हैं। कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे ये बात मंजू ने बताई थी। मुझे मंजू पे पूरा भरोसा था। वो बहुत खुददार और प्यारी लड़की थी साहब। वो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती थी। उसको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए थी साहब। उसके खुशी को मत छोड़ना। याचा DNA सॅम्पल घेऊन मग याला पाठवा जा। तो यादव सच बोल रहा है ना, या झूठ? देवेंद्र ने मुझे बताया था कि नवीन ने मंजू का रेप किया था। मैंने ये बात मीता को भी बताई थी और बाद में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कंफर्म किया था। मतलब तुम भी ये बात पहले से जानते थे? जी सर, नवीन ने 1 महीने पहले ही मुझे बताया था। जिस रात मंजू ने लड़कियों पे इल्जाम लगाया कि गन पॉइंट पे उसका रेप करवाया गया। क्या तूने मंजू का रेप किया? हाँ यार, कल रात को मैं लेट घर पहुंचा था और मैंने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी। मंजू ने जब मुझे बताया कि किसी ने गन पॉइंट पे उसका रेप किया तो यार मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और सच बताऊं तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी था यार। उसने बेवजह हमारी बच्चियों को इसमें घसीटा है। यार मैं तो सिर्फ कंसोल करने की कोशिश कर रहा था यार। बस बैठ, रो मत, मैं हूं ना। सर ये क्या कर रहे हैं आप? पता है, किसी के चेहरे पे तो जाना ही नहीं चाहिए। किसे पता था कि नवीन एक रेपिस्ट होगा? सर, दत्तू और उसकी बहन योगिता मिल गए हैं। गांव में छुपे हुए थे, कांस्टेबल जादव लेकर आ रहे हैं। सर, सत्यम राठी के इस लोकेशन हिसाब से 15 नवंबर की रात को वो अपने घर पे ही था और सर उसके DNA भी फीटस से मैच नहीं हुए हैं। ये यादव की DNA रिपोर्ट आई? सर वो अभी तक आए नहीं है और नवीन की DNA रिपोर्ट भी पेंडिंग है। फीटस का DNA से मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है नवीन से। हमें पता चला कि तुझे मंजू से प्रॉब्लम थी क्योंकि तेरे सारे काम वो ले रही थी और इसीलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हीरो, तूने मंजू का रेप किया ना? अपनी दीदी का रास्ता साफ करने के लिए उसका मर्डर कर दिया। बोल वरना। नहीं साहब, वो सब तो मैं ड्रामा कर रहा था उसको डराने के लिए। रेप किया, मैं तो उसको जिंदा जलाने के लिए बोलता था। तू मुझे जलाना चाहता है ना, मेरा रेप करना चाहता है ना, तो ठीक है, एक काम कर, तू ना मुझे मार ही दे, पर तू मुझसे एक वादा कर कि मेरे मरने के बाद तू मेरे भाई का, उसके इलाज का और मेरे आई बाबा के 2 वक्त के रोटी का इंतजाम करेगा। क्योंकि अगर मैं नहीं रही ना तो मेरे पीछे उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है। बोल, करेगा तू ये सब? हाँ, मुझे मंजू से प्यार हो गया था। मैं 1-2 बार उसको मिलने के लिए गया था। मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। शादी बनाएगी तू मेरे साथ? तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो तो फिर नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मुझे जानना भी नहीं है। वो जो उस दिन कार में जो हुआ था उसे भूल जा। क्या? तुम्हें कैसे पता कि उस दिन मेरे साथ? हाँ, ये जो मंजू ने इल्जाम लगाया था कि गन पॉइंट पे किसी ने उसका रेप किया, ये बात सच है? हाँ साहब, जिसने उसका रेप किया था वो ड्रग बेचता है। अच्छे से जानता है अपन उसको, दोस्त है मेरा। मैंने एक बार उसको मंजू के बारे में मेरे मन की फीलिंग्स को बताया था और उसको मैंने मंजू का फोटो भी दिखाया था। तब वो थोड़ा अलग ही बिहेव करने लगा। वो मेरे को बोला कि मैं मंजू के बारे में एक बार सोच लूं, क्योंकि उसको गन पॉइंट पे मंजू के साथ रेप करने के लिए फोर्स किया गया था। साहब, ये सुनकर मैं तो सदमे में चला गया। मैंने उसको पूछा
पर उसने नहीं बताया कि किसने उसको फोर्स किया। बोला कि वो कस्टमर था। कहाँ मिलेगा ये गोपी? शादी को देना, ठीक है? चला, और माल किधर गया? क्या रे गोपी, चल तेरे से कुछ बात करने का है। कौन है रे तू, और क्या बात करना है तेरे को? वो 10 पॉइंट वाला मर्डर केस है ना, उसके बारे में। साहब, आर्या और देविका सिर्फ लेस्बियन नहीं बल्कि एक नंबर की नशेड़ी भी थी। बहुत एडजस्ट किया उन दोनों के वास्ते। अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने बोला पहले का अमाउंट क्लियर करो, फिर माल मिलेगा। फिर साहब वो लोग ने 1 महीने पहले एक सुनसान जगह पे बुलाए थे साहब। कहाँ है मेरे पैसे? गाड़ी में। अबे ये क्या है? कहाँ है मेरे पैसे? चल भरपूर ले। फिर साहब वो दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिए। बोली कि अगर फ्री में ड्रग नहीं देगा तो तेरी ये वीडियो वायरल कर देंगे। मैं क्या करता साहब? ये वीडियो देख लीजिए साहब, उन दोनों ने मुझे भेजा था। इसका डीएनए सैंपल लो। मैं 8 हुआ था। सर मेरे को क्यों सर? आप सर प्लीज सर। तो ये वीडियो सच है? तुम दोनों ने मिलके गोपी को फोर्स किया कि वो मंजू का रेप करे? जी मैम, हम ये वीडियो दिखा के फ्री पे ड्रग्स लेंगे। और वो गन कहाँ से आई? सर वो गन नकली थी। हाँ सर, ये देखिए, हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये देखिए, गन नकली थी सर। और इसके बारे में क्या कहना है सर? बच्चे क्या कर रहे हैं, कभी जानने की कोशिश की आपने? सारे माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन बच्चों की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। क्यों चला तू किन्ना? चलो। क्या कर रही है? किशोर की दवाई के पैसे। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब? क्या बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? अरे जाऊंगा मैं। तुम्हारी वजह से मेरी ताई चली गई। तुमने मेरी ताई को मार डाला। मास्क लगा बेटा, मास्क लगा, मास्क लगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा। सर अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल लिए किसी के भी सैंपल फीटस से मैच नहीं हो रहे। यादव, गोपी, दत्तू, यहाँ तक कि नवीन के भी सैंपल मैच नहीं हुए। तो बच्चा किसका था और मंजू को किसने और क्यों मारा? जिस तरह से आर्या और देविका का सैडिस्टिक नेचर है, ये दोनों भी मंजू को मार सकते हैं। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक जिस रात ये मर्डर हुआ, ये लोग देर रात तक पार्टी कर रही थी। शिल्पी, हो सकता है कि कोई ऐसा है जिस पे अभी तक हमारा शक नहीं गया, या जो हमारे सामने ही नहीं आया। सर, यादव का वीडियो कॉल आ रहा है। उठाओ। हाँ यादव। सर, काम से छुट्टी नहीं मिली सर, इसलिए मैं पुणे नहीं आ पाया। पर मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी थी सर, जो मुझे मंजू ने बताई थी। वो कार में जो रेप हुआ था ना, उसके पहले वो कुछ दिन के लिए अपने गांव गई थी, और वापस आने के बाद वो अपनी माँ से बात कर रही थी। तब मैंने सुना था। आई, तू आत्महत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अच्छा हुआ बाबा वहाँ समय पर आ गए और तुझे वो पेस्टिसाइड पीने से रोक लिया। तुझे पता भी है तेरे बाद किशोर का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा उसकी? तू दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगी। चल फोन ठेवते। मंजू, क्या हुआ? तेरी आई अपनी जान क्यों लेना चाहती है? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन सब की जिम्मेदार वो है। क्या हुआ है तेरे साथ? मंजू, अब घर चलेगी महारानी। तुम्हें अंदाजा है सावित्री ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश क्यों की? नहीं सर, इस बारे में हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई सर, और मैं भूल भी गया था सर। ठीक है, थैंक्स यादव। यस सर। अंबेगांव चलने की तैयारी करो शिरके। सर। कंकु मेरा दूसरा पति है साहब। 12 साल पहले नदी में डूबने की वजह से मंजू के बाबा की मौत हो गई थी। मंजू 5 साल की थी। 1 साल बाद मैंने कंगू से दूसरी शादी की, क्योंकि वो मंजू को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन 1 नंबर का बेवड़ा निकला कमीना।
दारू और सेक्स के अलावा उसे और कुछ सोचता ही नहीं। किशोर के बाद ऑपरेशन करा लिया क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। 1 महीने पहले मंजू हमसे मिलने आई थी। मैं बाजार गई थी कुछ सामान लेने, जब लौटी तो देखा मंजू मंजू मंजू। मैं उसे संभाल नहीं पाई और अगले दिन वो काम पे चली गई। अब पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं कर सकती थी ना। फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी बच्ची को धोखा दिया, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन गंगू ने मुझे बचा लिया। सर जैसा कि सावित्री ने बताया था, गंगू ने ही मंजू का रेप किया है। सर फीटस डीएनए के लिए भेज दिया है। सर 15 नवंबर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, तालाब पे जाने वाले रोड का सीसीटीवी फुटेज। सर 15 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास नवीन की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। लेकिन नवीन ने तो कहा था कि उसकी गाड़ी बलराज लेके गया था खंडाला बिजनेस मीटिंग के लिए और रात को लौटा था। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। ये देखिए दूसरे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज। लेके आओ दोनों को। हाँ सर, मैंने ही शंकर को सुपारी दी थी मंजू को मारने की। नीता भाभी, मुझे अम्बे गांव तक छोड़ने के लिए थैंक यू। हाँ इट्स ओके मंजू, और अपने पैसे के लिए चिंता मत करना। मैंने नीतू से बात की है, वो तुम्हें पैसे दे देगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कि मेरे गांव का रास्ता तो नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे डर लग रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी की बात कहीं बाहर ना आ जाए। शर्म नहीं आई? एक महिला होके तुमने अपने पति के घिनौने काम को छुपाने की कोशिश, यहाँ तक कि मंजू का खून कर दिया। और वैसे तुम्हें बता दूं, मंजू के पेट में जो बच्चा था नवीन का नहीं था। लेके जाओ इनको। चलो मैडम चलो। थैंक यू। जब भी पुणे आओगे मिलना जरूर, ख्याल रखना। सर गंगू का डीएनए फीटस से मैच हो गया है, जैसा कि देवेंद्र को प्रॉमिस किया था। मंजू को इंसाफ दिला दिया सर। वो किशोर काले, मंजू का भाई, उसकी डेथ हो गई। सर जब से हम अम्बे गांव से वापस आए तब से उसने ऑक्सीजन सप्लाई और दवाई लेने से मना कर दिया था। संभालो अपने आप को। सर अगर ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग मंजू को जिंदा रहने देते तो कम से कम किशोर तो जिंदा होता। फिर के हमारी सर्विस में इमोशन का कोई काम नहीं, वैसे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अब यही प्रार्थना करो कि वो दोनों भाई बहन जहाँ कहीं भी हों खुश हों। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।